जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैम्प के अंदर एसक्यूएल किस तरह इस्तेमाल करना है हमें, और यहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी को यूज़ करने के या डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना या बाकी तमाम जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं उसको हम किस तरह पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज लेक्चर 1 के अंदर हम डेटाबेस टेबल वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, जैम्प को ओपन करने के बाद यहाँ तक आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की जो स्क्रीन है वो शो हो जाएगी। ऐसे आपने सबसे पहले जाना है जी यहाँ पे जी एसक्यूएल पे। ये अभी हम कमांड लाइन से काम करने लगे हैं। एसक्यूएल पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास एक कमांड इस तरह शो हो जाएगा, एक जो है ना एडिटर शो हो जाएगा जिसमें रन एसक्यूएल क्यूरी का ऑप्शन ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। साथ सर्वर का जो IP एड्रेस वो भी शो हो रहा है जी। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने लिखना है क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपने डेटाबेस का नेम लिखना है। देखिए लेफ़्ट साइड पर एक क्रॉस साइन आ रहा है यानी क्लोज का, क्योंकि अभी ना डेटाबेस का नेम दिया और कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी साथ में लिखे नहीं, इसलिए वो एरर मुझे दे रहा है। अब डेटाबेस हम क्रिएट कर लें जी यहाँ पर जी स्टूडेंट्स का ऐसे, और सेमीकोलन लगाना आपने, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स और सेमीकोलन, यानी यहाँ पे मेरी पहली क्यूरी कंप्लीट हो गई है डेटाबेस क्रिएट करने की। अब आपने नीचे आना लास्ट पे, और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है गो का। गो के ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा ऊपर माई एसक्यूएल जनरेट ऑन एम्प्टी रिजल्ट IE0, यानी कि आपका डेटाबेस क्या हुआ है, क्रिएट हो गया है। अगर ये टिक का साइन जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये इसी बात की अलामत है कि आपका डेटाबेस बिल्कुल सही तरीके से सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर इसमें किस तरह की कोई गलती होती तो ये हमें रेड में एरर देता, हमारा सारा कुछ ये लिखा सेम टू सेम आ जाता। मैं एक गलत भी बना के दिखाता हूँ आपको ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, अगेन एसक्यूएल पे जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कोई मिस्टेक होगी तो क्या ऑप्शन आएगा। अगेन लिखता हूँ क्रिएट ये। अच्छा, क्यूरी जब आप लगाते हैं ना ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं, या कैपिटलाइज ईच वर्ड के साथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी जो भी चेंज केस हमारे पास है, यानी कहने का मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है ये, ठीक है। किसी भी तरह आप लिखते हैं लिख लें डेटाबेस, और यहाँ पे मैंने लिखा GSTD ऐसे। अब जस्ट मैंने आगे सेमीकोलन नहीं लगाया ताकि मैं गलती करता हूँ आपको दिखा सकूँ जब आप मिस्टेक करेंगे तो क्या एरर आएगा। वो पे जो ही मैंने क्लिक किया लेकिन इसने सेमीकोलन के बगैर भी लेने चाहा, लेकिन ये देखिए एरर, ठीक है ना। अब ये देखिए मेरे पास STD का भी बन चुका है, स्टूडेंट्स का भी बन चुका है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे डेटाबेस, तो उसने सेमीकोलन के बगैर भी उसको उठा लिया है, ठीक है। ये देखिए एरर नो डेटाबेस सेलेक्टेड, ये तो और चीज़ है ना। अब हम वापस डेटाबेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास STD का डेटाबेस भी है और स्टूडेंट्स का डेटाबेस भी है। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो रेड में जो है ना वो एरर आ जाएगा। अच्छा, अगेन एसक्यूएल पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटाबेस अगर डिलीट करना है तो वो कैसे किया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक से ज़्यादा प्रैक्टिस के तौर पे डेटाबेस बनाए हैं लेकिन अब उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऐसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है मेरी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ड्रॉप स्पेस डेटाबेस और डेटाबेस का नेम देंगे हम STD और सेमीकोलन। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे आके गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए उसने कहा माई एसक्यूएल, ये देखिए डेटाबेस लेफ्ट साइड पे देखिए साथ साथ वर्किंग होती जा रही है। उसने डेटाबेस को डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस डेटाबेस में जाते हैं स्टूडेंट्स के डेटाबेस पे। अब हम सीखते हैं कि किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करना है, एक करना या एक से ज़्यादा टेबल कैसे क्रिएट करने हैं। आप लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाएं और स्टूडेंट के ऊपर आप डेटाबेस पे क्लिक कर दें स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पर देखिए मेरा ऊपर डेटाबेस शो हो रहा है। अब मुझे एसक्यूएल में गया और यहाँ पे जाके मुझे टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम लोग टेबल का नेम देंगे। टेबल का नेम क्या हो सकता है जी, मैंने यहाँ पे लिखते हैं जी, फ़र्ज़ करें इन्फो इस तरह, और फिर आपने ब्रैकेट लगानी है ऐसे। ब्रैकेट लगाने के बाद अब इसके अंदर टेबल में जो मैंने कॉलम क्रिएट करने हैं ना वो बताने हैं, और साथ में उसका डाटा टाइप भी बतानी है मुझे। डाटा टाइप के बारे में तो आपको पता है, डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है, PHP के अंदर भी और JS के अंदर भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्फो के नाम का एक टेबल क्रिएट हो रहा है, उसमें कौन से कॉलम है और उनका डाटा टाइप क्या बनता है वो भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि एक ID बनाना है या रोल नंबर लिखना है हमने, रोल नंबर ऐसे, और साथ में ये रोल नंबर किस थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ ऐसे,
रोल नंबर स्पेस INT। INT क्यों लिखा आपको पता है? इंटीजर, INT इंटीजर। अब इंटीजर के बाद स्पेस दे के आप इसके अंदर कोई स्पेसिफिक साइज़ भी सेट कर सकते हैं कि मैं इसके अंदर इतने नंबर लिखे जाएँ और इतने नंबर ना लिखे जाएँ। यानी अगर मैं कहता हूँ दो, सिर्फ 2 डिजिट लिखे जाएंगे, 1 2 3, 100 से ऊपर का डिजिट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो थी 99 से ऊपर का, 99 से ऊपर का डिजिट इसमें नहीं लिखा जाएगा। अगर आप लिखते हैं 3 तो मतलब 3 डिजिट तक काम आप कर सकते हैं। अगर आप 10 लिखते हैं तो 10 डिजिट तक का काम कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर के अंदर मैं फ़िलहाल ये यूज़ नहीं कर रहा, और एक लाइन कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने सिंगल कॉमा यूज़ कर दिया। ये कॉमा यूज़ करना है आपने, इंटर करके आपने नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी नेम, और नेम के बाद अब नेम का डाटा टाइप क्या होता है? टेक्स्ट होता है, मीडियम टेक्स्ट होता है, लॉन्ग टेक्स्ट होता है, या वारचार होता है। वारचार का ये होता है कि इसमें आपके पास कोई भी नेम लिखने के लिए 255 करैक्टर की लिमिट होती है। यानी मेरा ख्याल में कोई भी नेम 255 करैक्टर पर मुश्तमिल नहीं होता, 20 से 30 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसके अंदर वारचार का डाटा टाइप आपने सेट करना होता है, वारचार ऐसे लिखना है, स्पेस देनी है आपने, और साइज़। अब मुझे यहाँ पे इसका साइज़ जो है ना वो बताना है। ये नहीं होगी वो कर लें अभी, और ये सिर्फ एक आध दिन के लिए रियायत इसलिए है कि जो टेस्ट सुना हो रहे हैं आपका टेस्ट। आज नेम के सामने वारचार लिखा, और नेम के अंदर मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि 20 करैक्टर से बड़ा नेम इसमें नहीं लिखा जाएगा। सिंगल कॉमा इंटर करके नीचे आ जाए। नेम के बाद हम लिख दिया जी यहाँ पे कोर्स या क्लास, जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोर्स लिख देते हैं। ये भी वारचार में लेके आते हैं, और इसका साइज़ हम सेट कर देते हैं जी क्लास का 10, यानी 10 करैक्टर से ऊपर का नेम नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? यस सर। एंटर करके नीचे आ जाए। यहाँ पे मैंने लिखा सिटी, और सिटी को भी वारचार कर लेते हैं, और इसका साइज़ देते हैं 20 ताकि 20 करैक्टर से ऊपर का नेम नहीं लिखा जाए। अगर आगे लिखना है तो सिंगल कॉमा लगाएं, नहीं लिखना आगे तो सिंगल कॉमा आपने यूज़ नहीं करना। यानी आगे अगर मुझे कोई और कॉलम क्रिएट नहीं करना विद डाटा टाइप, तो मैं सिंगल कॉमा लास्ट वाले पे यूज़ नहीं करूँगा, और अगर करना है तो फिर मुझे सिंगल कॉमा यूज़ करना है यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब अगर इसी के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ जेंडर, और इसका भी वारचार कर देते हैं, और इसमें हम लोग करते हैं जी 1 2 3 4 8 कर लेते हैं। इन मेल फीमेल थोड़ा सा 2-4 करैक्टर की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे सिंगल कॉमा लगा, सिंगल कॉमा। देखिए ज़रा ध्यान से, क्रिएट टेबल किया, टेबल का क्या नाम है? इन्फो, जिसके अंदर क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स वाले डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज अभी तक करना चाहूँ तो अभी मैं चेंज इसमें कर सकता हूँ, अभी मेरे पास इख्तियार है, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्ज करता हूँ STD इन्फो, ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट इन्फो, या सिर्फ लिखता हूँ S इन्फो स्टूडेंट इन्फो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इन्फो कर दें तो फिर भी वेल एंड गुड है। अच्छा, उसके बाद अब मुझे एक ब्रैकेट और लगानी, क्यों? क्योंकि स्टार्ट में मैंने एक ब्रैकेट स्टार्ट की थी। अब उस ब्रैकेट को मुझे क्लोज करना है यहाँ पे, और उसके बाद मुझे सेमी कॉलम लगाना। अब मेरा देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है इस वक्त, समझा रही बात की? यानी ये जो ब्रैकेट हैं ये साइज़ के लिए, वो तो साइज़ के लिए है ना, ओपन भी की और क्लोज़ भी की, लेकिन जो मेन है हमारी यहाँ से आ रही है, इस मेन को भी तो हमने क्लोज़ करना है, और लाइन के एंड पर आपको पता है सेमी कॉलन यूज़ करना है। लाइन के अंदर तक रहेगा तो वो सिंगल कॉमा के साथ काम करेगा, वरना लास्ट पे सेमी कॉलन यूज़ करेगा। एक टेबल बन रहा है इन्फो नाम का, जिसमें 5 कॉलम है, एक रोल नंबर, एक नेम, एक कोर्स, एक सिटी और एक जेंडर। अगर हम रोल नंबर नहीं चाहते तो रिमूव कर दें, सिर्फ वहाँ पे आईडी लिखना है तो आईडी लिख दें, वो फिर आपकी मर्ज़ी की बात है। अच्छा, एनीवे अब नीचे आ जाए और यहाँ पे इसको गो के बटन पे क्लिक करते हैं। जो ही हमने गो पे क्लिक किया तो उसने MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट, ओके हो गया जी। लेफ्ट साइड पर देखिए आपको एक इन्फो नाम का टेबल नज़र आ रहा होगा, वो किसके अंदर है? स्टूडेंट्स के अंदर है। अब लेफ्ट साइड पे अगर मैं प्लस माइनस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए प्लस शो हो गया, प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये देखिए नीचे वाला डिटेल शो हो गया। समझ आ गई बात की? कि जैसे मेरा टेबल क्रिएट हुआ है तो उसने यहाँ पे टेबल ये देखिए लेफ्ट साइड पे क्रिएट कर दिया है, क्योंकि ये सारा कमांड से काम हो रहा है, ये विजुअली काम नहीं हो रहा, कमांड से काम हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग
इसका जूम कम करते हैं, जूम ज़्यादा ही कुछ हो गई है। एसक्यूएल में वापस जाता हूँ और अब इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल इन्फो है ना, इसमें मुझे कुछ स्टूडेंट्स का ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब डाटा, अच्छा अगर टेबल डिलीट करना है, पहले ये भी देख लेते हैं। तो वही तरीक़ेकार यूज़ करना है आपने जो पहले किया था, ड्रॉप टेबल, सिर्फ टेबल का नेम लिख देना बस, और सेमीकोलन लगा के गो के बटन पे क्लिक करना, टेबल आपका ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट के बजाय ड्रॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनीवे हम इसको ड्रॉप नहीं कर रहे, लेकिन तरीका ये यूज़ करना जो हमने डाटाबेस के लिए किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया कि अब इस डाटाबेस के अंदर जो टेबल इन्फो है उसमें मुझे कुछ इंट्रीज करनी है। देखिएगा जब हम यूज़र रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे तो ये चीज़ें सारी वैसे ही वर्क करेंगी। वहाँ से डाटा आएगा, इधर से डाटा उधर जाएगा, वहाँ से डाटा एंटर होता जाएगा, जहाँ डाटा बैठेगा ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। जी, यहाँ पे हम लिखते हैं कमांड लिखनी इंसर्ट इंटो। इंसर्ट होता है, आपको पता है, ऐड करना, ठीक है। अब हम इंसर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, हमारे टेबल का नाम क्या है जी, इन्फो। इन्फो टेबल के अंदर हम अब आप कुछ वैल्यू वो डाटा ऐड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ स्पेस देनी है। और यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से इस चीज़ को, मैं थोड़ी सी फिर जूम दे देता हूँ और फिर बाद में हम इसको जूम, जी सर पेपर दे रहा था काम रहा है। अच्छा, इंसर्ट इनटू इन्फो, मतलब इंसर्ट मैं कर रहा हूँ किसके अंदर, इन्फो का। इन्फो क्या है, मेरा टेबल है। अब यहाँ पे हमने ये तो नहीं लिखा कि ये किस डाटाबेस के अंदर टेबल है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे हमने ये तो नहीं बताया कि ये इन्फो तो किसी और में भी हो सकता है टेबल, ये टेबल का तो क्या किसी भी डाटाबेस में हो सकता है। तो लेकिन मुझे तो जो स्टूडेंट्स नाम का डाटाबेस है उसके अंदर इन्फो टेबल में डाटा एंटर करना है। तो ऊपर टॉप पे अगर आप देखें तो पहले मेरा सर्वर का नेम आ रहा है, उसके सामने डाटाबेस का नेम भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के डाटाबेस पे क्लिक किया हुआ है तो ऑटोमेटिक ऊपर वो सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मुझे उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं किस में कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक ऊपर स्टूडेंट आ रहा है। अब टेबल ऑटोमेटिकली उसी का उठाएगा, दूसरे का नहीं उठाएगा। क्लियर है? ले जी, अब इसके अंदर हम एंट्री करते हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास कॉलम कौन कौन से थे, रोल नंबर, कोर्स, सिटी, जेंडर, बिल्कुल। अब देखिए, जब अब हमने जो कॉलम बनाए थे पहले हमें वो यहाँ पे ऐड करने, रोल नंबर ऐसे, नेम, कोर्स, सिटी, जेंडर। स्पेलिंग से सही से लिखने आप लोगों ने, जो स्पेलिंग वहाँ है वही स्पेलिंग यहाँ होनी चाहिए जी। तरतीब, हाँ, तरतीब भी तो ज़्यादा बनानी है क्योंकि उसी हिसाब से डाटा हमारा पोर्ट होना। फिर जो तरतीब, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख दूँगा ना, नेम रोल नंबर इधर, जब मैं नीचे एंट्री करूँगा तो वो मेरी एंट्री में भी मुझे फिर उस तरह ही लिखनी पड़ेगी। यानी पहले में मैंने अगर नेम किया, दूसरे में रोल नंबर, तो जब नीचे वैल्यू इंटर करूँगा तो मुझे उसी तरतीब से वैल्यू भी इंटर करना पड़ेगी अगर आगे पीछे हो गया तो। उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट लगा देनी है, इंटर करके नीचे आ जाए या इसके सामने लिख लें वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ लिखनी है आपने, स्पेस देना है, फिर ब्रैकेट लगानी है आपने। अब ऊपर वाली जो तरतीब है उसी के मुताबिक अब हमने डाटा एंटर करना है, जो ऊपर तरतीब है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है जी, रोल नंबर, वो फ़र्ज़ करें मैंने लिख दिया जी 101 सिंगल कॉमा। आपको पता है JS और PHP के अंदर हमने पढ़ा था, जब जो डाटा टाइप इंटीजर होता है उसको सिंगल कोट में नहीं रखते, याद है ना चीज़ें, वही रूल्स यहाँ पे भी हमने अप्लाई करने हैं। अब रोल नंबर क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप था इसलिए इसको मैंने सिंगल कोट में नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं इसको सिंगल कोट में डालूंगा तो आपको पता है वो इंटीजर नहीं रहेगा, स्ट्रिंग बन जाएगी। तो जब डाटाबेस के थ्रू आप PHP में बैकएंड के थ्रू वर्किंग करते हैं ना, तब आपके लिए काफ़ी मसला हो जाएगा, तो वो स्ट्रिंग यूज़ होगी, इंटीजर यूज़ नहीं होगा आपका। अच्छा, उसके बाद सिंगल कॉमा, और अब मैंने ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाया से, और इसके अंदर अब मैं रोल नेम दूँगा जी, नेम फ़र्ज़ कर मैं लिख दिया जी अली रज़ा, फिर सिंगल कॉमा, फिर ये कॉमा लगाना है ऐसे आपने, यानी उनको डबल कोट्स में रखना है अपने स्ट्रिंग को। अब नेम हमारा क्या था, वारशार, वो स्ट्रिंग है मतलब हमारी, और स्ट्रिंग को हम सिंगल कॉमे के अंदर रखेंगे। अब आगे क्या है जी, कोर्स है जी, कोर्स को हम लिखेंगे, फिर ये जी हमारा है
फर्ज कर ले CIT, फिर सिंगल कॉमा, फिर इसमें क्या है जी सिटी, जेंडर मेल, ब्रैकेट, आगे सिंगल कॉमा नहीं लगाना क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, यहाँ पे सेमीकोलन। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई कि किस तरीके से मैंने इसको इंटर किया है, ये चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं। ऊपर हमारा इंसर्ट इनटू इन्फो और कॉलम आगे सारे सेम। अगर किसी कॉलम में डाटा इंटरप्ट नहीं करना चाहते तो आप ऊपर उस कॉलम को लिखें ही ना, या नीचे उसकी वैल्यू ना लिखें। कॉलम लिख दें, वैल्यू ना लिखें, वैल्यू इम्टी रख दें, मतलब लिखें ही ना, इम्टी रख दें। स्ट्रिंग है तो डबल कॉमा में वैसे ही डाल दें, लेकिन बीच में अपनी स्ट्रिंग वैल्यू कोई पुट ना करें। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैंने किया कॉपी, ताकि दोबारा मैं जब एंट्री करूँगा तो ये मुझे सारा नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं अगर लिखना तो फिर आप तो कॉपी ना करें। नीचे आ गए और यहाँ पे मैंने लिखा जी, यहाँ पे गो के बटन पे क्लिक किया। जो ही हमने गो पे क्लिक किया तो उसने हमें यहाँ पर देखो, उसने कहा 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्ट हो चुकी है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि जो डेटा मैंने ऐड किया है वो ऐड हो गया है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, इन्फो के अंदर प्लस पे क्लिक कर दें, तो ये देखिए एक कॉलम उसने कहा ऐड हो गया। प्लस पे फिर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास ने कहा सिटी, कोर्स, जेंडर, नेम, रोल नंबर। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको सॉर्ट किया कर दिया है, सॉर्ट आउट कर दिया है। इन सी वाले पहले, फिर एन, फिर आर, एक तरतीब बना दी उसने ऑटोमेटिक। डाटा को विदाउट उसने अपने हिसाब से कर दिया। ये सॉर्ट वाला काम हम लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। अच्छा जी, इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, इसके अंदर से ऐसे। यदि अब यही काम अगर मुझे इसको देखना है तो मैं एसक्यूएल के थ्रू कैसे क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ। वापस चलते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आता हूँ ताकि ये जगह मेरे पास ना, हाँ जी, एसक्यूएल पे वापस गए। यहाँ पे जाके अब मुझे एक क्यूरी यूज़ करनी है एसक्यूएल की, जिसका नाम जो है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्या था, इन्फो, ऐसे। अब मैंने कहा इन्फो का जितना भी डाटा है वो मुझे शो करवा दो। सेलेक्ट, ये जो स्टैटिक होता है ना, इसका मतलब होता है ऑल, ये ऑल के लिए होता है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा सर्च करना होगा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे सर्च करेंगे। यहाँ पे गए, गो के बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे अगर वो डाटा जितना भी है देखे नीचे ये शो हो रहा है, ये रोल नंबर, नेम, कोर्स, सिटी, जेंडर, ये देखिए 101 अलीजाज CIT फैसलाबाद मेल। सेलेक्ट में क्या, अगर जितना भी डाटा होगा वो सारा शो करोगा। अब मैं एक दो और ऐड करता हूँ, ये रिज़ल्ट, वो क्या उसका नाम है, रिकॉर्ड, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। कंट्रोल V किया, यहाँ पे जाके मैंने इसका जो रोल नंबर है ये 2 कर दिया और यहाँ पे नेम दे दिया जी, और कोर्स ये रखा और बाकी ठीक है। फिर गो पे क्लिक कर दिया। अगेन मैं सर्च क्यूरी, शो क्यूरी बॉक्स में गया और अब मैंने 103 कर दिया और नेम दे दिया जी, ठीक हो गया। अगेन इसको मैंने यहाँ पे कर दिया जी PHP, गो कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस एसक्यूएल में गया और अब यहाँ पे जाके मैंने लिखा जी स्टैटिक फ्रॉम इन्फो डॉट, और अब इसको ज़रा शो करवाओ गो पे क्लिक करके। तो ये देखिएगा ज़रा, आप पूरा सब डाटाबेस में डाटा शो हो गया मेरे, जो डाटा रिकॉर्ड मैंने ऐड किया था। ये देखिए यहाँ पे क्लियर है कि ये रिकॉर्ड मैंने किस तरह ऐड किया। अच्छा, अब इसी तरह अगर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना हो, चाहे रोल नंबर के थ्रू, चाहे नेम के थ्रू, चाहे कोर्स के थ्रू, चाहे सिटी, चाहे जेंडर, क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड और इंटर करता हूँ फीमेल का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, और यहाँ पे लिख देते हैं जी यहाँ पे कोर्स हम लिख देते हैं जी, रोल नंबर, अच्छा चेंज करना है, रोल नंबर 104, और यहाँ पे गो के बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखें, अब एसक्यूएल में गए और यहाँ पे जाके अब मैं सर्च करता हूँ इन्फो
सेमीकोलन और गो। यहाँ पर देखिए डाटा आ गया मेरे पास 4 स्टूडेंट्स का जो हमने ऐड किया था। समझ आ रही है बात की? अच्छा, अब वापस एसक्यूएल में गए। अब मुझे डाटा किसी स्पेसिफिक पर्सन का सर्च करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी ये चीज़ें ख़त्म करूँगा और यहाँ पे जो लिखूँगा ये स्टार भी ख़त्म कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ उन स्टूडेंट का डाटा मेरे सामने शो हो जो मेल, फीमेल का डाटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सेलेक्ट लिखूँगा, सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम इन्फो वेयर जेंडर इक्वल, या जेंडर लिख दूँ सिंगल कॉमे में मेल। ऐसे मैंने कहा सिलेक्ट जेंडर का जो कॉलम है फ्रॉम इन्फो वेयर जेंडर मेल, यानी मुझे जेंडर का डाटा सर्च करना है लेकिन उस जेंडर का जो मेल हो। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्फो वेयर रोल नंबर अगर है तो वेयर लिखते सिर्फ 102, यानी ऐसे भी कर सकते हैं आप। 102 क्या रोल नंबर है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर गो के पे क्लिक करेंगे। अब मुझे रिज़ल्ट किसका शो होगा, जिसका रोल नंबर 102 होगा। ये देखिए बीच में अब वो कह रहा है जी 102, इसने सबका ही शो कर दिया है क्योंकि आई थिंक बीच में मैंने स्टैटिक लगाया हुआ था, वहाँ पे मुझे लगाना था सिर्फ रोल नंबर। जहाँ पे जेंडर लिखा था वहाँ पे मुझे रोल नंबर लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने स्टैटिक मैंने बताया ऑल के लिए होता है, स्टैटिक जो था वो ऑल के लिए काम करता है, इसलिए उसने ऑल का डाटा शो करवाया मुझे। देखिए स्टैटिक फ्रॉम इन्फो वेयर ID 1, इन इस तमाम में से ऑल रिकॉर्ड आ जाए जिनकी ID 1 हो, 2 या 3 जो भी वेयर हो। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ से हमने किया सिलेक्ट जेंडर या रोल नंबर फ्रॉम इन्फो वेयर। अब मैंने कहा वेयर क्या हो 102 हो, ऐसे। उसके बाद गो पे क्लिक किया, सिर्फ रोल नंबर सारे आ गए मेरे पास। रोल नंबर जो थे सिर्फ रोल नंबर का कॉलम आएगा, बाकियों के कॉलम नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे उसको बताया है कि मुझे सिर्फ ये चाहिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि रोल नंबर भी चाहिए और नेम भी चाहिए, ठीक है, कहाँ से, इन्फो में से। अब मैंने कहा मुझे सिर्फ रोल नंबर और नेम चाहिए, बाकी नहीं कुछ डाटा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ठीक है, तो सिंपली मैंने जाके वो पे क्लिक किया तो उसने मुझे ये देख के यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर और नेम शो करवाएं। देखिए बाकी वो कोर्स, सिटी और जेंडर वगैरह यहाँ पर शो नहीं हो रही। बात की समझ आ गई? ये जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्चिंग है ये हम लेक्चर 2 के अंदर और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मैं ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन जो है ना, ये थोड़ा बहुत स्पेसिफिक का करवा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है ना, लेकिन मेन पर आज जो वर्क है हमारा वो यही था कि हमने डेटाबेस कैसे बनाना है एसक्यूएल का कमांड लाइन का इस्तेमाल करके, और उसमें रिकॉर्ड कैसे एंटर करने हैं, टेबल डिलीट कैसे करना है और डेटाबेस डिलीट कैसे करना है, फिर पूरे डाटे को, रिकॉर्ड को शो कैसे करना है हमने। अच्छा, ये तो हो गया एसक्यूएल कमांड लाइन के थ्रू। अब हम सीखते हैं कि PHP माई एडमिन के अंदर जो डायरेक्टली डेटाबेस बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। हाँ जी, अब मैं वापस आता हूँ, ये होम के बटन पे क्लिक करते हैं। होम के बटन पे क्लिक किया, देखिए ध्यान से लेफ्ट साइड की तरफ लिखा हुआ है न्यू, ये देखिए सिंपल आप न्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ डेटाबेस का नेम, अब हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बुक्स लिख दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें, बस आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब देखिए क्रिएट टेबल, वो कह रहा है टेबल क्रिएट करो, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली टेबल का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये देखिए टेबल क्रिएट करें जी। मैंने कहा टेबल इसमें मैंने बनाना है जी नेम या पब्लिशर नाम का टेबल बनाया। उसमें मुझे कितने कॉलम चाहिए जी? 2, 4, 6, 8, 10। मैंने कहा मुझे 2 कॉलम चाहिए और गो पे क्लिक कर दिया, लो जी टेबल भी बन गया।
अगर तो आप एसक्यूएल डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आप एसक्यूएल के कमांडों को ज़रूर प्रैक्टिस करें, और अगर आप सिर्फ पीएचपी के लिए थोड़ा बहुत के लिए काम कर रहे हैं फिर चाहे आप इधर से ही कर लें, फिर कोई इशू नहीं है। अब देखें मेरे पास टेबल नाम दिया गया, अब मुझे इसमें डाटा इंटर करना है। यहाँ पे क्या लिखना है जी, मैंने कहा आईडी इंटीजर में होगी जी, उसकी वैल्यू लेंथ कितनी होगी 10 होगी। अब और क्या है जी, बुक नेम क्या होगा जी, वो वार 4 में होगा। ये देखिए सारी वो चीज़ें आ रही हैं, और इसका क्या टेक्स्ट होगा 20, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए राइट साइड की तरफ एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं इसका जूम थोड़ा और छोटी करता हूँ। यहाँ पे AI ऑटो इंक्रीमेंट इसे कहते हैं। जब आप स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉय का या कॉमर्स का डाटा बनाते हैं ना, हम जो आईडी होता है ना, या जो रोल नंबर होता है, या बाकी कोई भी जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट की होती है, उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं और साथ में प्राइमरी की भी लगाते हैं डेटाबेस के अंदर। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब ऑटो इंक्रीमेंट का ये फ़ायदा होता है कि जब आप डाटा इंटर करते जाएंगे ना, वो आपका आईडी जो है ना या रोल नंबर उसको 1 2 3 4 आप ऑटोमेटिक करता जाएगा, आपको उसमें लिखने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और प्राइमरी की हम इसलिए लगाते हैं ताकि गलती का चांस ना रहे। अगर आपने 1 है तो दूसरे को 2, 2 का तो 3 चलता जाए, लेकिन पहले को 1 है तो दूसरे को भी 1 ना दिया जाए। प्राइमरी की हम इस मकसद से यूज़ करते हैं। अगर ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है फिर तो वो गलती का चांस भी नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने कहा AI को टिक कर दिया, और यहाँ पे देखा देखिए प्राइमरी की ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी, ठीक है ना, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी। अब मैंने यहाँ से करने के बाद इसको हमने कर दिया जी गो, ये गो का बटन आ गया मेरे पास, क्लिक किया। अच्छा जी, एक कॉलम और बना दिया था, 3 कॉलम बनाए थे। अच्छा, ओ सॉरी, ये मैंने कॉलम तो कहा नहीं इसको, बुक नेम या चलो अब ठीक है बन गया तो बना रहने दें आप 10। और यहाँ से मुझे गो सेव पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा मेरा टेबल के अंदर ये 3 कॉलम जो है ना ये सेव हो गए यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आईडी, बुक नेम और ईयर। अब मुझे इसके अंदर डाटा इंटर करना है, तो उसके वो कैसे किया जाता है? इसमें आप इधर जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, ये देखिए बटन बना हुआ है, इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, वैल्यू इसकी ऐड करनी है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ये मुझे ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बुक नेम, ये इसका फंक्शन भी मेरे पास लगा हुआ है। बुक का नेम क्या रखना है जी, बुक नेम फ़र्ज कर लिया जी C++, और ईयर कौन सा है जी 2010। उसने आपसे कहा है कि एक वक्त में आप 1 से ज़्यादा रिकॉर्ड भी इंटर कर सकते हैं। अब नीचे एक और कॉलम बना हुआ आ रहा है, अगर इग्नोर करेंगे तो ये इसको इग्नोर कर देगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ये डाटा भी ऐड करना है। इसमें अगर मैं खुद से 1 लिखता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। इसमें 2 लिखता हूँ, इसमें मैंने लिख दिया जी SQL, और इसमें लिख दिया जी 2012, ठीक है। मुझे 1 से और ज़्यादा रो ऐड करवानी है तो मैं और ज़्यादा रो भी, ये देखें कि कंटिन्यूस इंसर्ट विद 2 रो, मैं कहता हूँ 5 रो इकट्ठी मैं ऐड कर लूँ, 5 10 20 50 इकट्ठी ऐड कर लें आप, ठीक है। उसके बाद मैंने ये गो के बटन पे क्लिक किया, नीचे वाले पे ये दोनों रो को इंसर्ट कर देगा, ये देखिए 2 रो इंसर्टेड। अब अगर मैं वापस स्ट्रक्चर पे आता हूँ, ये देखिए स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए आपके दोनों कॉलम, ये स्ट्रक्चर आपका टेबल का आ गया। अब मैंने ब्राउज पे क्लिक किया तो आपका जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, जो अभी मैंने ऐड किया है। ये देखिए ID 1 2, बुक नेम C++, SQL, ईयर, ये वाला आप यहीं से इसे एडिट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे C++ नहीं कुछ और लिखना था, या ईयर मुझसे गलती से लिखा गया, इसकी कॉपी करना चाहते हैं, या इस रो को, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहीं से डिलीट कर सकते हैं। यानी कमांड लाइन से मुश्किल तो है, लेकिन अगर डेवलपर के तौर पे सीखना है तो फिर तो आपको वही करना चाहिए, प्रैक्टिस है ना। यहाँ से तो फिर वो चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी जो वो कमांडें हैं। सर कमांड लाइन में 1 से ज़्यादा रो इंटर कर सकते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी इंटर कर लें, कोई मसला नहीं। जो विजुअली वर्किंग है वही कमांड लाइन से वर्किंग है। अगर सर को रो डिलीट करनी हो तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। हाँ, वो डिलीट की कमांड यूज़ करेगा उसके लिए, ठीक है। ड्रॉप उसके लिए, डिलीट अंदर वाला जो भी वर्किंग है उसके लिए होती है, नहीं कोई कॉलम या रो मतलब होता है। किस तरह करेंगे कि ये वाली कर, तो सेलेक्ट के थ्रू डिलीट फ्राम, ये इस तरह करके वो आगे चीज़ें आएंगी ना फिर। अच्छा, ये देखें 2 कॉलम 2 रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिए। किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करें, और ये लिखा डिलीट, मुझे जी सेकंड SQL वाला डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक किया, लोग ये हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया।
उसने कहा डिलीट फ्रॉम पब्लिशर, ये देखिए यही कमांड आपने उधर लिखनी जब कुछ डिलीट करना चाहिए, देखिए ऐसे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जहाँ पे पब्लिशर है आईडी इक्वल टू, ये कमांड सेम लिखनी है आपको। कमांड ऐसे भी आपको पता चल जाएंगी इधर से भी। मैंने कहा जी यस डिलीट कर दे, जो ही यस पे क्लिक किया तो उसने ये देखिए मेरा एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। इसी तरह मुझे जितने भी रिकॉर्ड ऐड करने हैं मैं यहाँ से बड़ी आसानी के साथ जल्दी कर सकता हूँ। तो मोस्टली डेवलपर जो है ना, जो वेब के ऊपर काम करते हैं, वो इसीलिए इस बैक एंड सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहाँ पे वर्किंग क्योंकि टू द पॉइंट काम करना होता है, इसलिए ज़्यादा क्यूरीज की तरफ मतलब नहीं जाया जाता। लेकिन ऐसे आपने पूरा एक डाटाबेस किसी को बना के देना हो तो फिर आप कोशिश करें कि एसक्यूएल क्यूरी का इस्तेमाल करवा दें, क्योंकि वो तो एक पूरा डाटाबेस हो जाएगा ना, फिर वो सिर्फ वेबसाइट की हद तक तो नहीं रहेगा। समझ आ गई बात की। तो अब इस डाटाबेस को अगर हमने डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, हम आएंगे होम के बटन पे, जहाँ पे हमारे पास डाटाबेसेस आ गए, इस पर क्लिक करें। कौन सा डाटाबेस डिलीट करना है, बुक वाला, क्लिक किया इसके ऊपर, ये लिखे नीचे ड्रॉप पे क्लिक किया, ओके गई डाटाबेस डिलीट हो। आसानी तो है, ठीक है ना, वो नहीं कि आप क्योंकि PHP डेवलपर बन रहे हैं, आप ये तरीका इस्तेमाल कर लें या वो तरीका इस्तेमाल कर लें, गलती या कोई नहीं है कि आप वो करें या ये करें, क्योंकि मेन पर्पस है द एंड जो हमें रिजल्ट चाहिए वो क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि डाटाबेस हमारी कुछ आउटलाइन के अंदर है, तो ताकि ये डायरेक्ट इधर से आप बना लें या उधर से बना लें, बात एक ही है। क्लियर हो गया। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है डाटाबेस के बारे में, जैप में डाटाबेस या ये जो चीज़ें अभी हमने देखी, डिलीट करना या एडिट करना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए वही चीज़ अगर आपने, अब ये टेबल चाहे हमने उधर से बनाया है, इसमें जो भी डाटाबेस ऐड वो इन्फॉर्मेशन ऐड है, ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गई है। मैं इधर से आप जाके इंसर्ट डिलीट, ये देखिए अब यहाँ से ये देखिए मैंने उधर से ऐड की हुई है, ये देखिए। अब इसको मुझे डिलीट करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, जिस तरह विजुअली मुझे मिल रहा था। अब मुझे कमांड लाइन से करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिल ही नहीं रही, ये देखिए यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिल ही नहीं रही यहाँ पर। अब अगर मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ तो टेबल का स्ट्रक्चर तो मेरे सामने आ जाएगा, ये देखिए नेम रोल नंबर, ये देखिए। अब अगर किसी रोल नंबर को कॉलम को डिलीट करना है ना, तो वो देखिए मेरे पास ऑप्शन है, रोल नंबर नहीं चाहिए ड्रॉप कर दे, चेंज करना है तो इसको चेंज कर दे। समझ आ रही बात की। यहाँ से नीचे भी देखिए ड्रॉप लिखा हुआ है, प्राइमरी की यहाँ से आप लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ब्राउज पे जाके दोबारा इसको आप ब्राउज कर सकते हैं, वापस अपना डाटा जो है ये देखिए रोल नंबर। ये जो क्यूरी वाली लास्ट टाइम की चल रही थी वो देखो अभी तक चल रही है, जो क्यूरी उसके अंदर लगी थी वो अभी तक चल रही है। अब इस क्यूरी को अगर मैं यहाँ से ये देखिए रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए अब मैं ब्राउज पे जाता हूँ, ये देखिए जो डाटा सारा आ गया। हाँ जी समझ आ गई बात की। ठीक है, कैसे हम लोग इस पे थ्रू काम करते हैं, ये किस तरह ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब ये डाटाबेस का मुझे प्रिंट निकालना है, देखिए ध्यान से, ये प्रिंट की कमांड नीचे है, इसके ऊपर या कंट्रोल P क्लिक किया, ये देखिए ये आपके ब्राउज़र में शो करेगा प्रिंट का ऑप्शन। और यहाँ से ये देखिए प्रिंट की कमांड पे मैंने क्लिक किया, ये देखिएगा ज़रा भी पूरा डाटाबेस की वर्किंग आप किसी के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। हर चीज़ की पिक्चर वगैरह हर चीज़ आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। अब देखिए आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ये देखिए PDF में प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऊपर सारा शो भी कर रहा है, क्यूरी भी बता रहा है, शो में रिजल्ट भी बता रहा है, ऊपर ये भी आपको एक जो ऑप्शन आ रहा है ये भी बता रहा है बाकायदा। हम कहते हैं हाँ जी ये इसको फिलहाल प्रिंटर नहीं है हमारे पास, तो आप इसको कलर में करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, ये देखिए आपका दोनों ऑप्शन है। अब देखिए जो ऑप्शन ऊपर क्यूरी कलर में आ रही थी वो यहाँ पे मतलब प्रिंट में देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गई। फिलहाल इसको हम करते हैं कैंसिल। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी वापस यहाँ पर। अच्छा अब इस क्यूरी को हम करते हैं रिमूव यहाँ से, और इसको मैं बल्कि क्लियर ही कर दे फिर भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ से भी आप सेलेक्ट की कमांड यूज़ कर सकते हैं जब आप क्यूरी के अंदर काम कर रहे हो। सेलेक्ट स्टैटिक, ये देखिए ऊपर आ गया ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ ही, ठीक है। और अगर आप ये सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर आगे ये देखिए उसने सारा कॉलम ही सेलेक्ट कर दिया आपके, वेयर ID 1 वेयर ID 2 या 2103 जो भी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा वेयर ID 1, मैंने कहा 101, और इसको अगर हम लोग गो करवाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ठीक हो गया। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, वो जैसे आपको आसान लगे आप जो है ना वही तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या क्लियर करना है, ये देखिए क्लियर हो गया। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ अगेन तो ये देखिए मेरी सारी वैल्यू ऐड होगी। अब देखिए ये जो तरीका इसने बताया वो कुछ ऐसे लिख के वैल्यू दे रहा है आपको,
लेकिन जो मैंने बताया वो कितना आसान था, इकट्ठा ही सारा लिखते जाए। अब इसमें जी अलग अलग पहले ये परसेज लगाएं ब्रैकेट, फिर उसमें लिखे, फिर दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं की, हमने अडेप्ट करते गए ताकि आसानी के साथ ये चीज़ें हम लोग करते जाएँ। अब इसने इसके अंदर भी सिंगल कॉमे लगाए हुए हैं, लेकिन हमने नहीं लगाए थे, यानी उससे चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन जो मैंने बताया वो सिंपली और आसान तरीका था, इससे चीज़ें ज़्यादा हो गई आप लोगों के लिए। अब आपको पता है जब कॉलम ऐड करने हैं तो तब मैंने ये सिंगल कॉमे यूज़ नहीं करें, इन्वर्टेड कॉमे, लेकिन जब वैल्यू करूँ तब बस स्ट्रिंग के अंदर मैं ऐड करता रहूँ, वरना आप लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है आज के लिए? अब आपने डाटाबेस करना है, और ये तकरीबन आज हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया, डिलीट का भी है, अपडेट वगैरह ये चीज़ें काफ़ी कर ली हमने, ड्रॉप का भी, क्योंकि वो आउटलाइन को मद्देनजर रखते हुए और टाइम को, इसलिए तो ज़्यादा काम करवा दिया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा।